स्वागत है। आज हम कानून की दुनिया की एक दिलचस्प गली में झांक रहे हैं। एक ऐसा मामला जो कानूनी प्रक्रिया के एक अहम पहलू पर रोशनी डालता है। हमारे हाथ लगा है पटना हाई कोर्ट का 1980 का एक फैसला। मामला है एसके जमालुद्दीन बनाम बिहार राज्य, और ये जानकारी सीधे कोर्ट के रिकॉर्ड से है। क्रिमिनल मिसलेनियस केस नंबर 4412 ऑफ 1979। फैसला आया था 20 मार्च 1980 को। जस्टिस उमेश चंद्र शर्मा जी ने सुनाया था। तो ये मामला जुड़ा है दंड प्रक्रिया संहिता मतलब सीआरपीसी की धारा 202 से, खास तौर पर इसके तहत होने वाली जांच के दायरे से। आज हमारा मकसद ये समझना है कि भाई जब कोई मजिस्ट्रेट किसी शिकायत पर धारा 202 के तहत जांच का हुक्म देता है तो उस जांच में किन सबूतों या किस तरह की जानकारी पर वो भरोसा कर सकता है और किन पर नहीं। तो चलिए इस कानूनी पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो शुरुआत कहां से हुई इस मामले की, मतलब क्या था बैकग्राउंड? जी, कहानी शुरू होती है 9 मार्च 1979 से। एक साहब थे मिस्टर ताहिर, वो इस केस में बाद में विपरीत पक्ष संख्या 2 बने। वो पहुंचे कटिहार के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम साहब के पास एक शिकायत लेकर। अच्छा, शिकायत किस बारे में थी? शिकायत क्या हुआ था? मिस्टर ताहिर ने अपनी शिकायत में ये बताया कि 2 दिन पहले 7 मार्च 1979 को दोपहर का वक्त था, करीब 2 बजे होंगे। वो अपने समधी के यहाँ से लौट रहे थे अपने बेटे के साथ। तो रास्ते में याचिकाकर्ताओं ने, मतलब जिन लोगों पर उन्होंने इल्जाम लगाया, जिन्हें हम समझने के लिए आरोपी कह सकते हैं, उन्होंने उन्हें रोक लिया। क्यों? कोई वजह, कोई पुरानी रंजिश? शिकायत के हिसाब से वजह थी एक जमीन का बिक्री विलेख, सेल डीड जिसे कहते हैं। आरोप ये था कि याचिकाकर्ताओं ने मिस्टर ताहिर पर दबाव डाला कि वो उस सेल डीड पर दस्तखत करें, उसे निष्पादित करें। और मिस्टर ताहिर मान गए वो? नहीं, मिस्टर ताहिर ने साफ मना कर दिया और बस शिकायत के मुताबिक यहीं से बात बिगड़ गई। कैसे? क्या किया फिर उन्होंने मना करने पर? शिकायत में यह आरोप लगाया गया कि जब मिस्टर ताहिर ने साइन करने से मना कर दिया तो याचिकाकर्ताओं ने उन्हें कथित तौर पर वहीं पास में खंभा था उसे बांध दिया। जी। और इतना ही नहीं, जब उनके बेटे ने कहा कि छोड़ दो इन्हें, तो उन्होंने सुना नहीं, बल्कि मिस्टर ताहिर को धमकी दी कि तुम्हें किसी और झूठे केस में फंसा देंगे। अरे बाप रे, ये तो काफी गंभीर आरोप है। रोकना, जबरदस्ती साइन करवाना, फिर बांध देना, धमकी देना। अच्छा, फिर इसके बाद कानूनी कार्रवाई कैसे आगे बढ़ी? तो जिस दिन शिकायत दर्ज हुई 9 मार्च को ही मिस्टर ताहिर का बयान भी दर्ज हुआ शपथ पर। फिर सीजीएम साहब ने मामले को जांच के लिए भेजा। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जांच पुलिस को नहीं दी गई। जांच सौंपी गई बलरामपुर के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी बीडीओ को। ये सीआरपीसी की धारा 202 के तहत किया गया। अच्छा, तो जांच पुलिस के पास ना जाकर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बीडीओ के पास गई। हाँ, धारा 202 में ये मुमकिन है। तो फिर बीडीओ साहब की जांच में क्या निकला? बीडीओ ने अपनी जांच की, लोगों से पूछताछ की होगी और फिर एक रिपोर्ट बना के सीजेएम को दे दी। और उस रिपोर्ट का निचोड़ ये था कि ये जो शिकायत है मिस्टर ताहिर की, ये झूठी लग रही है। रिपोर्ट कह रही है मामला झूठा है, तब तो सीजेएम साहब ने केस वहीं रफा दफा कर दिया होगा। देखिए, यही कहानी में एक ट्विस्ट आता है। बीडीओ की रिपोर्ट तो आ गई कि मामला झूठा है, लेकिन 12 सितंबर 1979 को सीजेएम ने उस रिपोर्ट पर विचार किया और फिर भी उस रिपोर्ट को एक तरफ रखते हुए याचिकाकर्ताओं यानी आरोपियों के खिलाफ मामले का संज्ञान ले लिया। कॉग्निजेंस ले लिया? संज्ञान ले लिया मतलब सीजेएम को लगा कि पहली नजर में शिकायत में इतनी बात तो है कि आरोपियों को बुलाया जाए, उन पर केस चलाने की प्रक्रिया शुरू की जाए, भले ही बीडीओ की रिपोर्ट मना कर रही हो। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। संज्ञान लेने का मतलब यही होता है कि मजिस्ट्रेट को लगता है कि शिकायत या जो भी सामग्री है उसके आधार पर आगे बढ़ने लायक मामला है, और सीजीएम ने सिर्फ संज्ञान ही नहीं लिया बल्कि आरोपियों के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने का यानी प्रोसेस इशू करने का ऑर्डर भी दे दिया। यानी अब समन या वारंट निकलते। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। एक तरफ जांच रिपोर्ट कह रही है झूठ, दूसरी तरफ मजिस्ट्रेट कह रहे हैं नहीं, कार्रवाई होगी। जाहिर है आरोपी पक्ष को ये बात हजम नहीं हुई होगी। बिल्कुल नहीं, वो कहाँ चुप बैठने वाले थे। इसी आदेश के खिलाफ, मतलब 12 सितंबर 1979 वाले सीजेएम के आदेश को चैलेंज करते हुए याचिकाकर्ता पहुंच गए पटना हाई कोर्ट। उन्होंने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अर्जी लगाई कि ये आदेश रद्द किया जाए। और हाई कोर्ट में उनका मेन आर्ग्यूमेंट क्या था? किस बिना पर कह रहे थे कि सीजीएम का आदेश गलत है?
याचिकाकर्ताओं के वकील की जो मुख्य दलील थी वो ये थी कि सीजेएम साहब ने जब संज्ञान लिया तो उन्होंने ऐसी चीजों पर भरोसा किया, ऐसी सामग्री पर जो कानून की नजर में खासकर सीआरपीसी की धारा 202 के तहत जांच के इस स्टेज पर देखी ही नहीं जानी चाहिए थी। वो अस्वीकार्य थी। अच्छा, कौन सी ऐसी सामग्री थी जिस पर सीजीएम ने भरोसा कर लिया? उन्होंने कोर्ट को बताया कि सीजेएम ने अपने ऑर्डर में खुद ये लिखा था कि उन्होंने आरोपी व्यक्तियों के बयानों पर गौर किया है, और तो और उनमें से एक आरोपी एसके जमालुद्दीन, उसने कोई और ही केस था बिल्कुल अलग, उसमें एक एफआईआर दर्ज कराई थी। उस एफआईआर पर भी सीजेएम ने विचार किया। याचिकाकर्ताओं का कहना साफ था, भाई धारा 202 की जांच के स्टेज पर आरोपी की बात या उसके दिए किसी दस्तावेज को आप देख ही नहीं सकते। हाँ, मतलब उनका पॉइंट था कि ये स्टेज तो सिर्फ शिकायतकर्ता की कहानी के सच्चाई पर रखने के लिए है, एक तरह से आरोपी का पक्ष सुनने के लिए है ही नहीं। बिल्कुल यही। उन्होंने ये भी जोड़ा है कि बीडीओ ने जांच करके कह दिया था मामला झूठा है, और शिकायतकर्ता ने उस रिपोर्ट के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट पिटीशन मतलब विरोध याचिका भी नहीं डाली थी। तो सीजीएम के पास कोई खास वजह नहीं थी उस रिपोर्ट को अनदेखा करने की। अपनी बात को वजन देने के लिए उन्होंने पटना हाईकोर्ट के ही एक पुराने फैसले जुमराती मियांवाला केस और सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम फैसले चंद्रदेव सिंह बनाम प्रकाश चंद्र बोस का जिक्र भी किया। तो मूल बात याचिकाकर्ताओं की ये थी कि धारा 202 सीआरपीसी वाली जांच बहुत लिमिटेड है, सिर्फ ये देखने के लिए कि शिकायतकर्ता की बात में दम है या नहीं, और इसमें आरोपी का कोई रोल नहीं, उसे सुना नहीं जाता। आपने एकदम सही सार पकड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के चंद्रदेव सिंह वाले फैसले का हवाला देकर उन्होंने यही कहा कि धारा 202 की जांच या पूछताछ का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ये तय हो कि क्या शिकायतकर्ता के आरोपों और उसके दिए सबूतों के आधार पर आगे बढ़ने का पर्याप्त आधार है या नहीं। मजिस्ट्रेट सिर्फ इसी पर विचार कर सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, और खासकर आरोपी का कोई बयान या बचाव तो बिल्कुल नहीं। वो सब बाद की बातें हैं। ये तो ही याचिकाकर्ताओं की दलील। अब दूसरी तरफ से, मतलब शिकायतकर्ता मिस्टर ताहिर के वकील ने हाईकोर्ट में क्या कहा होगा? उन्होंने सीजेएम के फैसले को कैसे डिफेंड किया? जी, शिकायतकर्ता के वकील का तर्क भी काफी कानूनी और दिलचस्प था। उन्होंने अपने बचाव के लिए सीआरपीसी की धारा 2H का जिक्र किया, जिसमें इन्वेस्टिगेशन यानी अन्वेषण को डिफाइन किया गया है, और साथ में उन्होंने खास तौर पर जोर दिया धारा 202 के सबसेक्शन 3 पर। धारा 202(3). अच्छा, ये क्या कहती है और इसका इस केस से क्या लेना देना था? ये कहती है कि अगर धारा 2021 के तहत जांच कोई ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो पुलिस ऑफिसर नहीं है, जैसे इस केस में बीडीओ थे, तो उस व्यक्ति को जांच करने के लिए वो सारी शक्तियां मिलेंगी जो सीआरपीसी एक पुलिस थाने के इंचार्ज ऑफिसर को देता है। बस एक शक्ति नहीं मिलेगी बिना वारंट गिरफ्तार करने की। अच्छा, तो बीडीओ को पुलिस अफसर वाली सारी शक्तियां मिल गई। इससे वकील साहब ने क्या पॉइंट बनाया? उन्होंने ये तर्क दिया कि पुलिस अफसर की सारी शक्तियों में सीआरपीसी की धारा 161 के तहत किसी भी व्यक्ति से पूछताछ करने की शक्ति भी तो शामिल है, और धारा 161 में लिखा है किसी भी व्यक्ति, एनी पर्सन। तो ये किसी भी व्यक्ति इतना वाइड है कि इसमें आरोपी भी आ सकता है। ओहो, मतलब वो कह रहे थे कि बीडीओ अपनी पुलिस वाली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जांच के दौरान आरोपी से भी सवाल जवाब कर सकता था, और अगर किया तो सीजेएम उस जानकारी को कंसिडर कर सकते थे। जी हाँ, बिल्कुल यही दलील थी उनकी कि बीडीओ का आरोपी से पूछना कानूनी था और सीजेएम का उन बातों को ध्यान में रखना भी गलत नहीं था। इसके सपोर्ट में उन्होंने मैथ्यू ज़कारिया केस और प्रिवी काउंसिल के एक बहुत पुराना लैंडमार्क केस पकाले नारायण स्वामी बनाम एम्परर का भी हवाला दिया। ये तर्क सुनने में तो हाँ काफी दमदार लगता है। अगर जांच करने वाले को कानूनन पुलिस की लगभग सारी पावर्स हैं, तो वो आरोपी से पूछताछ क्यों नहीं कर सकता? हाईकोर्ट ने क्या कहा इस दलील पर? हाईकोर्ट ने माना कि हाँ, पहली नजर में ये तर्क आकर्षक लगता है, मतलब सुनने में ठीक लगता है, लेकिन जब कोर्ट ने इसकी गहराई में जाकर जांच की तो इसे खारिज कर दिया, और इसके लिए कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक और बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट का सहारा लिया, देवरपल्ली लक्ष्मी नारायण रेड्डी बनाम नारायण रेड्डी। देवरपल्ली केस? हाँ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कहा था जो यहाँ लागू हो गया? देवरपल्ली केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ साफ ये फर्क समझाया था कि सीआरपीसी के चैप्टर 12 के तहत जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है,
जैसे एफआईआर के बाद या मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर धारा 156(3) के तहत और धारा 202 के तहत जो मैजिस्ट्रेट जांच या पूछताछ का निर्देश देता है, इन दोनों के मकसद में, इनके दायरे में, इनकी कानूनी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, धारा 156(3) वाली जांच वो होती है मैजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने से पहले। वो एक पूरी डिटेल्ड जांच होती है। उसका मकसद होता है सच का पता लगाना, सबूत इकट्ठा करना, ये तय करना कि अपराध हुआ भी है या नहीं, और हुआ है तो किसने किया है, ताकि पुलिस चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट दे सके। लेकिन धारा 202 वाली जांच या पूछताछ वो होती है संज्ञान लेने के बाद। इसका मकसद बहुत ही सीमित, बहुत नैरो है। ये सिर्फ मैजिस्ट्रेट की मदद के लिए है, ताकि वो ये फैसला कर सके कि क्या शिकायतकर्ता की बातों के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्रोसेस इशू करने का पर्याप्त आधार है या नहीं। बस इतना ही। ये पहले से दायर शिकायत पर आगे की कार्रवाई में मदद है, कोई नई जांच शुरू करना नहीं। ओह, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि धारा 202(3) में बीडीओ को जो सभी शक्तियां मिली, वो असल में वो सारी शक्तियां नहीं थी जो नॉर्मल पुलिस जांच में होती हैं, बल्कि सिर्फ वो शक्तियां थी जो धारा 202 के उस छोटे से लिमिटेड मकसद को पूरा करने के लिए जरूरी हैं। मतलब सिर्फ शिकायतकर्ता की सामग्री के बेस पर पर्याप्त आधार है या नहीं, ये देखने के लिए। एकदम सही समझा आपने। हाईकोर्ट ने बिल्कुल यही कहा। कोर्ट ने साफ किया कि धारा 202 का जो स्टेज है, चाहे वो पुराने सीआरपीसी में हो या 1973 के नए वाले में, ये कानून सेटल्ड है, स्थापित है कि इस स्टेज पर आरोपी का कोई लोकस स्टैंडाई नहीं होता। मतलब उसे सुनवाई का कोई हक नहीं होता, न उसकी बात सुनी जाती है, न उससे कोई सफाई मांगी जाती है। इसलिए सीजीएम साहब ने जो अपने ऑर्डर में आरोपी जमालुद्दीन के बयान और उसके एफआईआर का जिक्र किया और उन पर भरोसा किया, जैसा कि ऑर्डर पढ़ने से साफ पता चल रहा था, वो असल में बाहरी और कानूनन अस्वीकार्य सामग्री पर भरोसा करना था, एक्सट्रेनियस एंड इनएडमिसिबल मटीरियल। कोर्ट ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता के वकील ने जिस पकाले नारायण स्वामी केस का हवाला दिया, वो यहाँ फिट ही नहीं बैठता, उसके फैक्ट्स बिल्कुल अलग थे। तो इन सारी दलीलों, पुराने फैसलों के निचोड़ और दोनों धाराओं के मकसदों के बीच के इतने बारीक फर्क को समझने के बाद पटना हाईकोर्ट आखिर किस नतीजे पर पहुंचा? क्या फैसला दिया कोर्ट ने? हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं यानी आरोपियों की अर्जी मंजूर कर ली। कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची कि सीजीएम का वो 12 सितंबर 1979 का आदेश, जिसमें उन्होंने संज्ञान लिया था और प्रोसेस इशू किया था, उसमें गंभीर कानूनी खामियां थीं, सीरियस लीगल इन्फर्मिटीज थीं। क्यों? क्योंकि वो आदेश ऐसी सामग्री पर आधारित था जिस पर उस स्टेज पर कानूनन विचार हो ही नहीं सकता था, यानी आरोपी का बयान और उसकी वो दूसरी एफआईआर। तो नतीजा ये हुआ कि हाई कोर्ट ने सीजीएम के उस आदेश को रद्द कर दिया, क्वैश कर दिया। कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि इन हालात में अगर इस मामले को आगे चलने दिया जाता तो ये कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग होता, अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। तो इस पूरी कानूनी बहस और हाईकोर्ट के फैसले का सार क्या निकलता है? सबसे मुख्य बात क्या है जो हमें इस चर्चा से लेके जानी चाहिए, खासकर धारा 202 के बारे में? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि सीआरपीसी की धारा 202 के तहत जो जांच या पूछताछ होती है, उसका दायरा बहुत स्पेसिफिक और लिमिटेड है। ये वो स्टेज है जो मजिस्ट्रेट के कॉग्निजेंस लेने के बाद आता है। इसका इकलौता मकसद ये तय करना है कि क्या शिकायतकर्ता ने जो सामग्री पेश की है, मतलब उसका अपना बयान, उसके गवाहों के बयान या धारा 202 के तहत हुई जांच पूछताछ की रिपोर्ट, क्या उसके आधार पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का प्रथम दृष्टया, मतलब पहली नजर में, कोई पर्याप्त कारण बनता है या नहीं। इस स्टेज पर मजिस्ट्रेट हो या जांच करने वाला अफसर, चाहे पुलिस हो या बीडीओ जैसा कोई और, वो सिर्फ और सिर्फ शिकायतकर्ता के पक्ष की सामग्री पर ही ध्यान दे सकता है। आरोपी का कोई बयान, उसकी कोई सफाई या उससे जुड़ी कोई भी और जानकारी इस स्टेज पर पिक्चर से पूरी तरह बाहर है। उस पर विचार करना ही गैर कानूनी है। ये उस पूरी पुलिस इन्वेस्टिगेशन से बिल्कुल अलग है जो एफआईआर के बाद या 156(3) के ऑर्डर पर होती है, जहां पुलिस हर एंगल से सबूत जुटाती है, जिसमें आरोपी से पूछताछ भी हो सकती है। हाँ, ये समझना वाकई बहुत जरूरी है कि कानूनी प्रक्रिया में हर सीढ़ी का, हर कदम का अपना एक तय मकसद है और अपनी सीमाएं हैं। धारा 202 एक तरह से, क्या कहें, एक फिल्टर जैसा लगता है
जो ये सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि सिर्फ उन्हीं मामलों में लोगों को मुकदमे की लंबी और जटिल प्रक्रिया में डाला जाए जहां शिकायतकर्ता की तरफ से पेश की गई बातों में शुरू में ही कुछ ठोस दम नजर आ रहा हो। और यहीं से एक अहम सवाल भी उठता है जिस पर सोचना चाहिए कि ये जो प्रक्रिया है, जो आरोपी को इतने शुरुआती दौर में अपनी बात रखने का या कोई गलतफहमी दूर करने का मौका नहीं देती, क्या ये वाकई में बेकार या झूठी शिकायतों से लोगों को बचाने और अदालती प्रक्रिया के मिसयूज को रोकने के बीच एक सही बैलेंस बनाती है, या फिर क्या ये कभी-कभी उन बेकसूर लोगों के लिए बेवजह की परेशानी और दिक्कत का सबब बन सकती है, जिन्हें अपनी सफाई देने के लिए प्रक्रिया के आगे बढ़ने के इंतजार करना पड़ता है, भले ही उनके पास शुरू में ही अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कुछ मजबूत कहने को क्यों ना हो? ये जो संतुलन है, इस पर शायद सोचते रहना जरूरी है।